फिजिक्स के 25 क्वेश्चन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि 25 क्वेश्चन आपके यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 4 100 मार्क्स आपके पास है। ओवरऑल बायो की मैं बात करूं तो क्वेश्चंस आपके पास में मॉडरेट लेवल के पूछे जाएंगे, ना बहुत ज्यादा आसान ना बहुत ज्यादा टफ। किसी को सियाचिन ग्लेशियर जाना है तो उसको एकदम से नहीं भेज दिया जाता है, उसको कंडीशन को एक्मोटलाइज करने के लिए पहले लोअर लैटिट्यूड पर रखा जाता है। तुम असल में ऐसे क्वेश्चंस भी गलत कर रहे हो जो तुम्हें आता है, और आता हुआ क्वेश्चन गलत करना एक सिली मिस्टेक नहीं होती है, एक ब्लंडर मिस्टेक होती है बेटा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आपका एनडीए 1 2026 का पेपर होने वाला है अप्रैल मंथ के अंदर, और आज अगर हम बात करते हैं 5 जनवरी 2026 है, मोस्ट अप्रोक्सीमेटली 100 डेज या फिर उसके आसपास आपके बचते हैं एग्जामिनेशंस को होने के लिए। और एग्जामिनेशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं आपके, जैसे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जो कि साइंस का पार्ट आपका इंक्लूड किया जाता है। ये एक बहुत ज्यादा मार्क्स वाला पेपर होता है, या बहुत मार्क्स वाला सब्जेक्ट्स आप इसको बोल सकते हैं, जो आपके एनडीए एग्जाम्स के अंदर आता है। और आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो साइंस बैकग्राउंड से भी होंगे और नॉन साइंस बैकग्राउंड से भी होंगे, कहने का मतलब कॉमर्स या फिर आर्ट्स स्ट्रीम से भी होंगे, और वो सब एनडीए एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो फिजिक्स और केमिस्ट्री को प्रिपेयर करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो आप सब की डिमांड के ऊपर आप सब कह रहे थे कि सर पूरा एक प्लान बता दीजिए कि अगले 100 दिन आने वाले हैं, उसमें हम फिजिक्स और केमिस्ट्री को किस तरीके से कवर करें, किस तरीके से डील करें, हमारी नेक्स्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या टिप्स होनी चाहिए, किस तरीके से सब्जेक्ट को कवर करें। तो मैं आज एक सेशन आपके लिए लेकर आ रहा हूं बेटा, जहां पर मैं आपको एंटायर आपकी जो नेक्स्ट 100 डेज की जर्नी रहने वाली है, उसमें आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को किस तरीके से कवर करोगे। मैं विक्रांत मुंडीर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार डिफेंस वाला पर। और आज के सेशन के अंदर हम लोग यही कवर करने वाले हैं कि नेक्स्ट 100 डेज के लिए हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी या फिर टिप्स कैसे रहने वाली है फॉर स्पेसिफिकली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। देखिए, सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, जिसकी हम लोग बात करें फिजिक्स सब्जेक्ट की। सबसे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि सिलेबस की डिमांड क्या है। देखो, आप भले किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट्स आप उठा रहे हो, एनडीए एग्जामिनेशन के अंदर आप इंग्लिश उठा रहे हो या जेटी का कोई भी एक सब्जेक्ट उठा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स केमिस्ट्री आप उठा रहे हो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पहले सब्जेक्ट्स की नॉलेज में सबसे पहले सिलेबस कवरेज पता होना चाहिए कि एक्चुअली टॉपिक्स क्या है। उसके बाद आप थोड़ा सा ट्रेंड एनालिसिस देखो कि लास्ट के 10 साल के अंदर जो टॉपिक्स आपने देख लिए हैं, उसमें से कितने 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 क्वेश्चंस किस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको यही बताना चाहता हूं कि आपको सिलेबस अपना पूरा देखना पड़ेगा। तो देखिए, अगर हम सिलेबस की बात कर रहे हैं, सिलेबस आप सभी के सामने बिल्कुल क्लियर है। टॉपिक्स हैं जैसे मैकेनिक्स हम लोग बात कर रहे हैं, मैकेनिक्स के अंदर जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, आपके चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स 1 डी 2 डी, न्यूटन्स लॉज, फ्रिक्शन, ठीक है, ये सारी सारी मोशन अंडर ग्रेविटी, प्रोजेक्टाइल मोशंस, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशंस की बात कर रहे हैं, वो सब चीज आपकी मैकेनिक्स के अंदर इंक्लूडेड की जाती है। नेक्स्ट चैप्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एस्केप वेलोसिटी, है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी, लिफ्ट की प्रॉब्लम आती है, कैपलर्स लॉ वगैरह आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एक आपका चैप्टर आता है, जिसके अंदर हम लोग स्पेसिफिकली डिस्कशन करते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं। साथ ही साथ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में, जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, हुक्स लॉस क्या होते हैं, इलास्टिसिटी क्या होती है, प्लास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिक मटेरियल्स क्या होते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होते हैं, वो सब चीज इंक्लूड होती है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में, जिसमें लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपके सामने आएंगे, हीट से रिलेटेड बेसिक सी चीज आपसे पूछी जाएगी। वेव्स एंड ऑसिलेशंस, जिसमें आपका साउंड एंड वेव भी कवर होगा, आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन, पीरियोडिक मोशंस इंक्लूडेड होंगे। ऑप्टिक्स, जिसकी हम लोग बात करें लाइट, जिसमें आपके लेंस कवर होंगे, मिरर कवर होंगे, साथ ही साथ आपकी रिफ्रैक्शन कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज होती है, रिफ्लेक्शंस क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स क्या होते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट्स क्या होता है, और थोड़े बहुत कुछ इंस्ट्रूमेंट्स डिवाइस जैसे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप से रिलेटेड चीजें इंक्लूड की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की बात करें, एंटायर इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के अंदर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड करंट, रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर, एम मीटर, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, कैपेसिटर भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, इवन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड होगा, और मैग्नेटिज्म की टॉपिक कवर की जाती है। और मॉडर्न फिजिक्स की बात कर रहे हैं, जिसमें सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, एटम्स के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ये बेसिक सिलेबस है आपका जो एनडीए डिमांड करता है फिजिक्स के लिए। अब ओवरऑल अगर मैं बात कर रहा हूं 2000 मतलब आपसे कितने क्वेश्चंस यहां से आ सकते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली फिजिक्स के अंदर आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, और एनडीए के अंदर आप जानते हो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। सो ओवरऑल मैं यहां पर अगर बात कर रहा हूं
फिजिक्स के 25 क्वेश्चन की मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि 25 क्वेश्चन आपके यहां पर इंक्लूड होते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 4 100 मार्क्स आपके पास है। एक जनरल मोटा मोटा सा ट्रेंड एनालिसिस मैंने आपके सामने दिया कि मैकेनिक्स से इतने क्वेश्चन, ग्रेविटेशन से इतने, यहां से इतने, ये एक ट्रेंड एनालिसिस मैंने एवरेज बेस पर बनाया, मतलब लास्ट 10 ईयर को मिलाकर मैंने एक बनाया कि इतने आते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं ओवरऑल एक ट्रेंड एनालिसिस फिजिक्स का मैं बात करता हूं, मैंने ईयर वाइज डाल रखा है, जैसे 2013 1 एंड 2, 14 1 एंड 2, 15, इस तरीके से। जैसे यूनिट एंड डायमेंशन, जैसे हम लोग 2022 की बात कर रहे हैं कि भाई 1 एंड 2 की बात कर रहे हैं, किससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस हमारे पास कहां से पूछे गए, वो भी चीज अपन डिस्कशन करते हैं। जैसे यूनिट एंड डायमेंशंस की बात कर रहा हूं तो यहां से एक भी क्वेश्चन नहीं है। मोशन इन 2 डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, 2 क्वेश्चंस हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। वर्क पावर एनर्जी, एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया। मैकेनिक प्रॉपर्टीज, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कहते हैं, 2 क्वेश्चन है। साउंड एंड वेव से 6 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से नहीं पूछा गया। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 4 पूछे गए। मैग्नेटिज्म से 3 पूछे गए। अर्थ मैग्नेटिज्म से 1 भी नहीं पूछा गया। ऑप्टिक्स से 3 पूछे गए। मॉडर्न फिजिक्स से 1। ये ट्रेंड एनालिसिस जो मैंने आपके सामने दिया, ये आपको समझ में मैंने आपको बताया। ओवरऑल अगर मैं बात करूं, लास्ट के कुछ बेसिक से चैप्टर आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, साउंड एंड वेव और मैकेनिक्स। ये 5-6 चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। एनालिसिस मैंने आपको दे दिया। अब आता है सर स्ट्रेटेजी किस तरीके से रहने वाली है। मैंने आपकी जो स्ट्रेटेजी है मैंने आपको क्लियरली बताया, 100 डेज की स्ट्रेटेजी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। 25 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं, जीएटी के अंदर आता है। बेसिकली आपको 9 से लेकर 12 तक की जो फिजिक्स है उसके कॉन्सेप्ट्स यहां पर पूछे जाते हैं। फिजिक्स के अंदर 11 12 भी इंक्लूडेड किया जाता है। मैंने इसको 3 फेज में डिवाइड किया। फेज 1 क्या है, कंसेप्ट बिल्डिंग, फर्स्ट डे से 40 डेज तक, जिसका आपका गोल क्या रहने वाला है, आपको अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग आपको करनी है। सेकंड फेज क्या होगा, आपको कंप्लीट सिलेबस करना है और एक्यूरेसी पर ज्यादा फोकस आपको करना है। ये आपका रहेगा 41 से 70 डेज के बीच में। फुल सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। आपको अपनी एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है ताकि आपकी एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। तीसरा फेज है एनडीए लेवल मास्टरी, जो आपकी डे 71 से 90 तक रहेगी। गोल आपका क्या रहने वाला है, स्पीड और एग्जाम टेम्परामेंट को आपको चेक करना है, मतलब जिस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, मॉक लगानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको कामयाब होना है पेपर के अंदर बेटा, इंपॉर्टेंट थिंग इज रिवीजन। जितना आप टॉपिक का रिवीजन करोगे, बार बार पढ़ोगे, उतना आप ग्रैब करोगे। अपने एक हैबिट बना लीजिए कि आप जैसे डे वीक 1 में है तो वीक 1 का सैटरडे और संडे होता है। सैटरडे संडे वाले दिन बेटा जितना रिवीजन करो उतना ज्यादा अच्छा है। कोशिश करो साथ के साथ रिवीजन करते रहो। जितना जितना बार बार पढ़ोगे, जितनी चीजों को ग्रैब करोगे, उतना यू विल अंडरस्टैंड। जब पैदा हुए तो बोलना भी नहीं जानते थे ना, चीजों को सीखे और बार बार रिपीट करो तभी जाकर अंडरस्टैंडिंग आई है। तो कोशिश करो, रिपीट करो, बार बार रिवीजन करो, ये रहने वाला है। चलिए अब अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को समझते हैं कि डे 1 किया जो हम लोगों ने बात किया था, फेज 1 जो आपका रहने वाला है उसमें क्या है। फेज 1 आप कैसे चैप्टर उठाइए, जैसे फेज 1 मैकेनिक्स वाली जो टॉपिक है, क्लास 11th की जो आपकी किताब है वहां से उठाइए। टॉपिक्स आपके सामने मेंशन किया, स्ट्रेट लाइन, प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन थोड़ा पढ़ सकते हो, इसके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से रिलेटेड पढ़ सकते हो। 2 से 3 घंटे डेली पढ़ो, टॉपिक वाइज पढ़ो, अपना टारगेट बनाओ। ये आपका कब तक रहने वाला है, ये पहले से लेके 40 दिन तक स्ट्रेटेजी आपकी रहने वाली है। लेकिन पहले 10 दिन के अंदर आपको ये मैकेनिक्स कवर करनी है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक पढ़ो, सिंपल अपने नोट्स बनाओ और 30 से 40 मिनट पर डे इन टॉपिक से रिलेटेड एमसी क्वेश्चन सोल्व करो। सर एमसी क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, आपने कुछ नहीं करना, लास्ट 5 शेयर के पेपर उठाओ। सबसे पहले 2025 का पेपर 2, उस पेपर 2 के अंदर सिर्फ मैकेनिक्स के जो क्वेश्चन है वो ढूंढो और वो करो, और कुछ नहीं करना। फिर पेपर 1 के अंदर 2025 के, फिर 2024 के पेपर 1 पेपर 2, 2023 के पेपर 1 पेपर 2, 2022 के पेपर 1 पेपर 2, 2021 के पेपर 1 पेपर 2, 2020 के पेपर 1 पेपर 2। इस तरीके से चीजों को करो, आपकी ग्रैब बढ़ेगी, आपकी पोटेंशियल बढ़ेगा। ये पहले 10 दिन का प्लान मैंने आपको बता दिया कौन सा चैप्टर करना है। नेक्स्ट 11वें से 18वें दिन की बात करें, मतलब वीक 2 की बात करें, एक चैप्टर उठा लीजिए आप, थर्मोडायनेमिक्स, जो कि क्लास 11th का ही है। इसमें आपने सिर्फ थर्मल प्रॉपर्टी पढ़नी है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें थर्मल प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या होता है, एरियल एक्सपेंशन क्या होता है, इसमें स्ट्रेस आता है, स्ट्रेन आता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होती है ना। अगर हम लोग बात करें न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग क्या होता है, वो चीज आपको पढ़नी है। उससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल है वो पढ़ना है।
फिर आपको यहाँ पर स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट से रिलेटेड चीज आपको पढ़नी है। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ लीजिए। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की, जो काइनेटिक थ्योरी होती है किसी भी गैस की, वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड होती है, 3/2 √kT, जैसे एक फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हो, या जो भी फॉर्मूला आता है वो आप डिस्कशन करने हैं। कोई ग्राफ से रिलेटेड है, जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का आ गया है, न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग का आ गया है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट का ग्राफ पूछा जाता है, उससे रिलेटेड कर लो, इस पर फोकस करो। हीट इंजन पर कई बार टॉपिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, इंजन की एफिशिएंसी से रिलेटेड, रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी से रिलेटेड, यहाँ से। और लाइफ रिलेटेड मतलब रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्वेश्चंस आपसे बेसिकली यहाँ पूछेंगे। ये आपका 11 से 18 डे का टारगेट है। सेम इस दिन आप कम से कम 3 से 40 क्वेश्चन आप अपने एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे जो प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे। नेक्स्ट बढ़ रहे 19 से 25 डेज आप वेव्स एंड ऑसिलेशन, जिसको साउंड एंड वेव कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ोगे, साउंड एंड वेव्स की प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, इस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, ईएम वेव्स क्या होती है, फॉर्मुलेस, डॉपलर इफेक्ट्स क्या होता है आपका, ये सब चीजें आपको करनी है। और इनसे रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो भी आपके आते हैं वो आपको सॉल्व करने। कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहां से पूछेगा, डेली करना है। 19 से 20 25वें दिन आपका चैप्टर आपको ये कवर करना है। नेक्स्ट 26 से 40वें दिन अब आपके पास आएगा क्लास 12th का। सबसे पहले अपने क्लास 11th के सब्जेक्ट कवर कर लिए, टॉपिक्स कवर कर लिए। क्लास 12th की, क्लास 12 का चैप्टर आता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसमें एक और मेंशन कर लीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी आपका इंक्लूड किया जा सकता है। इसमें आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है जिसमें कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, डाइलेक्ट्रिक इंक्लूड कर दे। कैपेसिटर 3 टाइप के हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, फॉर्मूला कैसे एग्जिस्ट करता है कैपेसिटेंस का, ऐसे करंट इलेक्ट्रिसिटी से सीरीज पैरेलल कनेक्शन, वोल्ट मीटर, एमीटर, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन, मैग्नेटिज्म इफेक्ट से अर्थ मैग्नेटिज्म क्या होता है ना। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन सोलेनॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, मटेरियल से रिलेटेड आ सकते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, एसीज, है ना, कनेक्शंस वगैरह। ये हाई वेटेज जोन है। मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा वेटेज वाला होता है। आप यहां पर कोई भी आ रहा है फॉर्मूला शीट तो आपको हर चैप्टर के अंदर बनाने, बेटा एक शीट अपने उन्हें फॉर्मूला उसके अंदर लिखना है। सेम आप एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जब आपका इस वीक में कवर हो जाए। एमसीक्यू क्वेश्चंस सिर्फ 2025 के उठाओ, इसी चैप्टर के 2024, ऐसे ऐसे करके आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। नेक्स्ट चैप्टर अगर हम लोग बात करें फेज 2 पर आते हैं। अब आपको करना है कंप्लीट सिलेबस प्लस एक्यूरेसी। अब आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना और एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है 41 से 70 डेज पर। अभी आपका कुछ चैप्टर बचा हुआ है, जैसे 41 से 50 डेज पर आपको ऑप्टिक्स में बता चुका हूं, लेंस मिरर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, है ना, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, ठीक है, उनसे रिलेटेड ये सब कवर करना है। फॉर्मूलाज, डायग्राम्स जो भी आते हैं, इमेज फॉर्मेशन, कनकेव मिरर के लिए इमेज कैसे बनती है, कन्वेक्स के लिए कैसे बनती है, रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, ठीक है, ये सब चीज, एप्लीकेशन, प्लेन मिरर के एप्लीकेशन, और अपने ऑप्टिक्स से रिलेटेड ही जो भी क्वेश्चन सा पेपर में आए वो आपको कवर करना है। सिमिलर वे में नेक्स्ट बात करते हैं 51 से 60 डेज की बात करते हैं अपने मॉडर्न फिजिक्स पर। डुअल नेचर ऑफ लाइट से रिलेटेड पूछा जा सकता है, एटम एंड न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर। हाउएवर अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, ये थोड़ा बहुत इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको लिस्ट प्रायोरिटी पर भी रख सकते हो, ये आप याद रख लेना। मोस्ट स्कोरिंग एंड इजिएस्ट सब्जेक्ट टॉपिक है, वैसे ये आप कवर कर सकते हो। आपका 60वें दिन तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब क्या बेटा, आपने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब आपको रिवीजन भी करना है। अब आपको रिवीजन भी तो करना है, तो 61 से 70 डेज रिवीजन प्लस चैप्टर वाइज आपको टेस्ट देने हैं। तो रिवीजन कैसे करना है, 61 से 70 डेज के बीच में आपके पास लगभग 9 से 10 दिन बच रहे हैं। चैप्टर 1 एक चैप्टर पर डे रिवीजन करो, उस चैप्टर के कम से कम 60 से 80 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। सोर्सेस आपके पास मार्केट में अवेलेबल है, पीडब्ल्यू की डिफेंस वाला के शौर्य की बुक भी अवेलेबल है जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस है, मॉक टेस्ट भी है, प्रीवियस ईयर बुक्स में आप उसको ले सकते हो, या एनी सोर्स जो भी आपको लगता है आप उससे पढ़िए, कोई मैं यहाँ पर आपको कंपलसरी ये नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद आपने जो मॉक दे रहे हो उसको एनालाइज भी करना है, जहां पर आपकी मिस्टेक हुई है, जो जो आपने एरर किया है, एक रजिस्टर आप बनाइएगा, उस रजिस्टर में मॉक 1 में क्या क्या एरर करिए बेटा वो लिखो, ताकि ये एरर आप रिपीट मत करो। और आपने ना जो भी मॉक्स दिए उसका एनालाइज करना बहुत जरूरी है, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। यार मैंने ये पेपर दिया था, अच्छा इस पेपर के अंदर मेरी किस टॉपिक वीक रह गई थी, अच्छा इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये थे, इस टाइप के क्वेश्चन तो मैं बना रहा हूं, ये नए टाइप के क्वेश्चन है, एक रजिस्टर और बनेगा जिसमें आप पूरा सॉल्यूशन भी लिखोगे। वो क्वेश्चन जो आप सॉल्व नहीं कर पाए, जो कर पाए वो डेट फिट एंड फाइन। तो एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, ये आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फेज 3। फेज 3 आपके पास है एनडीए लेवल मास्टरी, जो कि आप डे 71 से 90 तक आप फॉलो करोगे। यहां पर आपका एम क्या होना चाहिए, आपको स्पीड मेंटेन करनी है, टाइम के अंदर पेपर को सॉल्व करना है, और एग्जाम के टेम्परामेंट क्या डिमांड है उसको आपको एनालाइज करना और अपने मैच करना है, अपने ब्लड के अंदर उसको लेके आना है। तो व्हाट टू डू डेली,
आपने एक फिजिक्स सेक्शनल टेस्ट लगाना है 25 क्वेश्चन का। मार्केट में सोर्सेस अवेलेबल है, डीडब्ल्यू की वन पास भी आपको मिल जाएगा, उसमें टेस्ट मिलते हैं, आपके क्वेश्चंस मिलते हैं उस भी आप पर। मतलब एक फुल फ्लेज टेस्ट 25 क्वेश्चन का सेट आपने जरूर लगाना है। रिवाइज वीक टॉपिक, जो भी आपकी टॉपिक बहुत ज्यादा वीक हो गई है उसको ज्यादा फोकस करो। रीमेमोराइज फॉर्मूलास, फॉर्मूला शीट आपने बनाई है, वो फॉर्मूला शीट तो ऐसे होनी चाहिए बेटा, आप कहीं भी जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, खेलने जा रहे हो, आपके हाथ में हो, आपको लगा टाइम पास, आप बस में जा रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, कुछ भी करो, आपने खोला और रिवाइज करो। और स्टार्ट मिक्स्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस। अब ना मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब क्या है बेटा, सारे चैप्टर जितने भी आपने पढ़े उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अब आपको करनी शुरू कर देनी है। ये कब फॉलो करोगे, डे 71 से 90 के बीच में आपको फॉलो करना है। अब फाइनल आ रहा है, फाइनल रिवीजन डे 91 से लेके 100 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या है, यहां पर पीक परफॉर्मेंस को आपको ज्यादा ध्यान देना है कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत पीक पर होनी चाहिए। तो आपका डेली प्लान क्या होना चाहिए, रिवाइज एंटायर फॉर्मूला नोटबुक जो भी आपने बनाई है उसको रिवाइज करना है। आप फुल एनडीए मॉक पेपर्स दोगे, फोकस किस पे करना है, मॉक टेस्ट में गलतियां होंगी उन गलतियों को लिखना है जो रजिस्टर मैंने आपसे बनवाया था। टाइम मैनेजमेंट पे फोकस आपको करना है, टाइम पता है इतने घंटे का पेपर होता है, आपको पता है मुझे इतना ही टाइम देना है उसको, मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो फंस रहा होगा, जो टाइम कंज्यूमिंग कर रहा होगा, छोड़ दो, आगे बढ़ो। जब भी एग्जामिनर पेपर बनाता है बेटा, इस तरीके से पेपर बनाया जाता है कि कुछ क्वेश्चंस टफ होते हैं, 20% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत टफ होंगे, जो टाइम कंज्यूम करेंगे, बन तो जाएंगे लेकिन टाइम कंज्यूम होंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात कर रहे हैं 80% क्वेश्चन आपके एवरेज बेस पर होंगे और 20% मतलब सॉरी 60% क्वेश्चन एवरेज बेस पर होंगे और 20% क्वेश्चन जो होंगे वो थोड़े इजिएस्ट होंगे। तो आप एवरेज और इजिएस्ट क्वेश्चन को पिक करो ना सबसे पहले। ये कभी भी ईगो पे हिट मत करना कि मुझे फुल आउट ऑफ फुल बनाने हैं, पहले इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। ओवरऑल कट ऑफ आपको क्लियर करनी है, कोई सेक्शनल कट ऑफ तो नहीं है कि फिजिक्स की अलग से कवर नहीं है उसके अलग करनी है। तो आप फोकस करो, 25 का है टारगेट बना के चलो, 20 से 22 क्वेश्चन मेरे आराम से बन जाएंगे और बन जाते हैं आराम से। हवेर 25 में से 25 भी बन जाते हैं अगर अच्छी प्रैक्टिस आपकी है, कोई टफ नहीं है, इस प्लानिंग के साथ चलोगे। एक्यूरेसी फोकस करो, मैंने आपको कहा ना ग्रेटर देन 80% तो 100% तो यार होगा ही नहीं, ठीक है। अभी आपने अगर कोई टॉपिक छोड़ दिया, कोई भी नई टॉपिक्स बिल्कुल भी मत पढ़िए, आप इससे पढ़िए तो डेफिनेटली आपका होने वाला है। अब बात आते हैं सर सोर्सेज बता दीजिए। एनसीईआरटी किताब उठा लो 11 12 की, 9th एंड 10th की बेसिक्स, एनडीए की फिजिक्स बुक्स उठा लो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई सोर्स आपके सामने लिख दिया, आप यहां से डीडब्ल्यू की भी बुक उठा सकते हो, शौर्य की बुक उठा सकते हो, जो भी आपको बुक लगती है मार्केट के अंदर डिफरेंट बुक्स हैं आप उठा लो। प्रीवियस ईयर 10 से 15 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, ठीक है। अगर हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, आप दूसरा प्रो टिप्स क्या है वेरी इंपॉर्टेंट, एनडीए फिजिक्स कंसेप्ट्स पर ज्यादा ध्यान दो, कंसेप्ट सीखो, कैलकुलेशंस अच्छी करो, यूनिट्स डायमेंशन ग्राफ्स मेमोराइज कर लो, शॉर्ट नोट्स बना लो फॉर्मूला शीट टाइप का। अगर किसी टॉपिक में आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे हो तो एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करो, लॉजिकली उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करो। आप हर संडे मैंने आपको कहा रिवीजन करो। डेली फिजिक्स रूटीन क्या होना चाहिए, कम से कम 1.5 से 2 घंटे डेली पढ़ो, 1 से 1.5 घंटा क्वेश्चन सॉल्व करो, रिवीजन के लिए टाइम निकालो 20 मिनट, मतलब उस दिन जो पढ़ा है उसका रिवीजन भी करो। इफ यू वांट आई कैन मेक अ डेली टाइम टेबल, आप एक डेली टाइम टेबल बना लो, आप शॉर्ट नोट्स बना लो एनडीए फिजिक्स, ठीक है, क्वेश्चंस पे शेयर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो भी आपके हो रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कंसेप्ट रिपीट होते हैं, वो आप देख लो। शॉर्ट फॉर्मूला बुकलेट्स मैंने आपको बताई है, और ये आपके मैथ में भी काम आएगा, जीएटी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब में आपका काम आएगा। सो दिस आर द बेसिक गोल्डन रूल्स जो आप फॉलो कर सकते हो, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जामिनेशंस की बात करें 12 से 15 क्वेश्चन यहां पर पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, ट्रेंड एनालिसिस पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन 4 नंबर का 48 से अगर हम लोग बात करें 60 मार्क्स आपके पास होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर आपसे बात करता हूं टॉपिक्स आपके पास क्या क्या रहती है, टॉपिक्स देखो बिल्कुल सिंपल है। बेसिक कंसेप्ट्स एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें स्टेट्स ऑफ एटम के बारे में पूछ लेगा, है ना, सॉलिड लिक्विड गैस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पूछ लेगा। कार्बोनेट्स कंपाउंड, जिसमें एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पूछ लेगा, डायमंड ग्रेफाइट से रिलेटेड, हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड पूछ लेता है, एल्किन एल्किन एल्काइन फैमिली से पूछ लेता है। फिर कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, एक सॉप एंड डिटर्जेंट परफेक्ट क्वेश्चन रहता है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज, एसिड बेसिस साल्ट्स, ऑक्सीडेशन नंबर, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस आती है, डिस्प्लेसमेंट वो भी इसके अंदर रहेगा। और कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं, जैसे कई बार पूछ लिया है सीमेंट से रिलेटेड, फ्यूल से रिलेटेड, है ना, अगर हम लोग बात करें पेंट से रिलेटेड कई बार आ जाता है, ग्लासेस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, फर्टिलाइजर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये बेसिक्स आपका सिलेबस रहने वाला है। यहां पर सिर्फ आप 9th और 10th की अगर एनसीईआरटी उठा लोगे मोर देन इनफ है।
क्वेश्चंस मैंने ट्रेंड एनालिसिस आपके सामने बताया। हाउएवर अगर मैं बात कर रहा हूं 12 से 15 क्वेश्चन है, आप इसको मत फॉलो करिएगा। 48 से 60 मार्क्स के आसपास आप ये समझ के चलो। ये ट्रेंड एनालिसिस मैंने आपके सामने बनाया। अब बात करते हैं क्वेश्चन। देखो, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है, केमिकल इक्वेशन है, एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर से, एटम स्ट्रक्चर से है, ठीक है, कार्बन, केमिकल बॉन्ड, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है, सोप, डिटर्जेंट, फर्टिलाइजर, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सब है। ट्रेंड एनालिसिस आपके सामने गिवन है। अगर आप ट्रेंड एनालिसिस को देखोगे 12, 13, 14, 15 क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए। ये ट्रेंड एनालिसिस पूरा आपके सामने, आप एक बार इसको देख सकते हैं। ये मैंने आपके सामने यहां पर डाला हुआ है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट कि हमारी किस तरीके से होनी 100 डेज की स्ट्रेटेजी है। एनडीए केमिस्ट्री की बात करें, 12 से 15 क्वेश्चन, 48-60 मार्क्स, 9 से 10 फंडामेंटल बेसिक्स, मैंने चार्ट स्पेस में किया। सबसे पहला है फाउंडेशन बिल्डिंग, जो आपके डे 1 से डे 40 तक होनी चाहिए, सेम लाइक अ फिजिक्स। नेक्स्ट क्या, टारगेटेड स्टडी एंड हैवी वेटेज 41 से 70, प्रैक्टिस एंड एनालिसिस 71 से 90, फाइनल पुशअप एंड मॉक टेस्ट डे 91 से लेकर 100 के बीच में आपका रहना चाहिए। 4 स्टेप्स मैंने आपका डिवाइड किया। जैसे पहले बात कर लेते हैं डे 1, फेज 1, फाउंडेशन 1 से 40। यहां पर आप कुछ बेसिक चैप्टर, जैसे वीक वाइज पहले दूसरे वीक की बात करें, आप चैप्टर उठा लीजिए एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस एटम्स एंड मॉलिक्यूल के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर, डिफरेंट थ्योरी, रदरफोर्ड का मॉडल है ना, थॉमसन का मॉडल आ रहा है, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या है, एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या है, उनके पोस्टुलेट्स क्या है, उनके पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट क्या है, बोस थ्योरी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैलेंसी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, आइसोटॉप्स क्या है, आइसोटोन्स क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, आइसोबार्स क्या है, इनके बारे में बेसिक नॉलेज आप रखो, वो सब चीज। सेम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ इसी टॉपिक के डेली पढ़ना है, 2 से 2.5 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उसी साइज से 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के, सिर्फ इसी टॉपिक के। नेक्स्ट वीक 3 से वीक 4 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, जैसे कुछ लॉज होते हैं, है ना, वो आपको पढ़ना है कि मोलिकुलर वेट क्या होता है, एवरेज मोलिकुलर वेट क्या होता है, रिलेटिव मास क्या होता है, एवरेज रिलेटिव मास क्या होता है ना, कुछ केमिकल मोल कंसेप्ट्स क्या होते हैं, मतलब यहाँ पर आपको स्टोशियोमेट्री वाला टीक आ रही है, मोलैरिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलालिटी क्या होता है, ये सब चीज आपको यहाँ पढ़नी है। नेक्स्ट है वीक 5 से 6 में आपको एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाला चैप्टर पढ़ना है। बेसिक्स एसिड की प्रॉपर्टीज, बेस की प्रॉपर्टीज, डिफरेंट टाइप सॉल्ट्स कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाता है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बताओ, पीओपी का बताओ, है ना, प्लास्टर पेरिस का पूछ लिया जाता है, कास्टिक सोडा का पूछ लिया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का पूछ लिया जाता है, वॉशिंग सोडा का आपसे पूछ लिया जाता है, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आता है, इनके यूजेस से रिलेटेड आता है, कैसे बनाते हैं, पीएच वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बेसिक्स एसिड्स की प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब आपको यहाँ पर मास्टरी करनी है। और बेसिक इसके अंदर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज भी आपको पढ़नी है। नेक्स्ट है फेज 2, जो कि आपका रहने वाला है डे 41 से डे 70। आपको टारगेट करना है टारगेट स्टडी और हैवी वेटेज वाले टॉपिक, जैसे कार्बोनेट्स कंपाउंड, मैं आपको बता चुका हूं कार्बन की प्रॉपर्टीज, एलोट्रोप्स, फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स, एल्किन एल्किन एल्काइन फैमिली, फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल, कीटोन्स, कार्बोजाइलिक, है ना, एल्डिहाइड्स, इनके बारे में, सॉफ्ट डिटर्जेंट्स के बारे में आपको पढ़ना है। बेसिक्स इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, फ्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, फर्टिलाइजर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, पॉलीमर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मेडिसिन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, है ना, ग्लास से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सीमेंट्स कंपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो आपको यहां पढ़ना है। एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड बेसिक्स चैप्टर्स है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आती है सेपरेशन टेक्निक, कि मिक्सचर्स को सेपरेशन कैसे किया जाए, जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आता है, सबलिमेशन टेक्निक्स आते हैं, एग्जाम्पल दिया होगा, अलग करने का तरीका आपको बताया, ये सब आपको फॉलो करना है। डेली आपको रिवीजन तो भाई डेली करना है, मैंने आपको बताया, मतलब आप 2 घंटे अगर पढ़ रहे हो किसी सब्जेक्ट को, तो आप 30 से 40 मिनट क्वेश्चन प्रैक्टिस के एक्स्ट्रा निकालो, और 20 मिनट आप जो पढ़े, मतलब एक दिन के अंदर एक सब्जेक्ट को आप 4 घंटे दीजिए, और एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट का टारगेट बना लीजिए, 3 सब्जेक्ट का टारगेट आप बना लीजिए, 12 घंटे आप यूटिलाइज कर लो। आप इस तरीके से करो, आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। और डेली रिवीजन, मैंने कहा जितना रिवीजन करोगे उतना आप ग्रैब करोगे। नाउ कम टू द फेज 3। फेज 3 क्या है, प्रैक्टिस एंड एनालिसिस डे 71 से 90। यहां पर शिफ्ट फ्रॉम रीडिंग टू एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग पर आपको यहां पर जाना है, टू इंक्रीज स्पीड एंड एक्यूरेसी, जो मैंने आपको पहले फिजिक्स में बताया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहां पर सॉल्व करो, कम से कम 10 साल के जितने भी हो सकते हैं, यूपीएससी की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। टॉपिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट आप दीजिए, डिफेंस वाला का डिफेंस 1 पास पर, सब्जेक्ट वाइज भी आपको टॉपिक वाइज भी दिया गया है, ठीक है, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, वेरियस। आइडेंटिफाई पैटर्न्स, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मोल कंसेप्ट्स पर, वो आपको कैसे चलेगा, पेपर एनालिसिस से, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोगे। नोट्स बनाओ, फॉर्मूला शीट्स बनाओ, रिवीजन करो, मैक्सिमम जितना हो सकता है वो सब करिए। फेज 4 की बात कर रहे हैं, जो कि आपका है फाइनल पुश एंड मॉक टेस्ट, जो कि डे 91 से आपका डे 100 के बीच में आपका रहने वाला है।
यहां पर आपको क्या करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देना है। जो भी आपने पेपर दिया है फुल मॉक लेंथ टेस्ट दीजिए जीएटी का। जो क्वेश्चन सही हुए हैं अच्छी बात है, जहां एरर हुआ है, क्या एरर किया, रजिस्टर पर लिखो। उस क्वेश्चन का सही सॉल्यूशन क्या, लिखो। नया क्वेश्चन कुछ मिल रहा है, नया कंसेप्ट कुछ मिल रहा है, लिख लो। पहला पॉइंट। फॉर्मूला रिकॉल करो। आप कुछ फ्लैश कार्ड बना सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, किसी के ऊपर लेके घूमने जा रहे हो, खेलने जा रहे हो, दोस्तों से बातचीत कर रहे हो, मोबाइल के अंदर रख लिया, रिवाइज करो मैक्सिमम जितना रिवाइज कर सकते हो। इक्वेशंस याद करो। एरर लॉगिंग, ठीक है। एक एरर लॉग का मतलब है चार्ट, क्या आपने कहां पर क्या एरर किया है, कौन सी मिस्टेक्स आप सक्सेसिवली बार बार कर रहे हो, क्या टाइम प्रेशर है, आप डर जा रहे हो। तो देखो ये चीज निकले। देखो मॉक टेस्ट लगाने से क्या होता है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो मॉक टेस्ट नहीं लगाते। मॉक टेस्ट आपको ना बेसिकली एक रियल टाइम इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि आप एक्चुअली जब रियल एग्जाम में एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर बैठोगे तो किस टाइप से आप अडेप्ट करोगे अपने आप को। तो पहले क्या होता है, फौजी होता है ना, एक फौजी, उसको फॉर एग्जांपल हाई लैटिट्यूड हाई क्लाइमेट के अंदर भेजा जाता है, तो उसको एक्लेमेटाइज करने के लिए ना कंडीशंस दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को सियाचिन ग्लेशियर जाना है तो उसको एकदम से नहीं भेज दिया जाता है, उसको कंडीशन को एक्लेमेटाइज करने के लिए पहले लोअर लैटिट्यूड पर रखा जाता है, वो ग्रैब करने के लिए कुछ महीने, फिर भेजा जाता है। तो आप पेपर में जब जा रहे हो तो आप एकदम से मत जाओ, मॉक लगाओगे तो आप अडेप्ट हो जाओगे कि किस तरीके से टाइम प्रेशर को हैंडल करना है, किस तरीके से कोई क्वेश्चन आ गया उसको स्किप करना है। ये सब मॉक से लगाने आएंगे, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से आएंगे। मैंने पूरी प्लानिंग आपको बता दी है, किस हफ्ते आप किस चैप्टर को पढ़िए, किस टॉपिक को पढ़िए। आप प्लीज इसको फॉलो करोगे, डेली पढ़ना है, डेली उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने हैं, ठीक है, और रिवीजन भी करना है। आप डेफिनेटली सक्सेस हो गए। और संडे वाला दिन या सैटरडे वाला दिन या दोनों दिन आप रिवीजन के लिए अपना रख लीजिए। आई एम डैम श्योर यू विल डेफिनेटली मेड इन द एग्जामिनेशन, आप पक्का क्लियर कर लोगे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अडॉप्ट। रिकमेंडेशन सोर्सेस, आप एनसीईआरटी बुक उठा लीजिए, क्वेश्चन बुक आप उठा लीजिए, पीडब्ल्यू एनडीएस रैंकर सोर्सेस जो भी आपके पास अवेलेबल आप ये उठा सकते हैं। तो ये आपकी पूरी स्ट्रेटेजी रहने वाली, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री की यहाँ पर मैंने आपको बताई है, बायोलॉजी की मैम आपके सामने लेकर आएंगी, सो मैम वो आपको यहाँ पर कवर कर देगी। अगर आप इसको फॉलो करोगे डेफिनेटली यू विल मेड द एग्जामिनेशन, यू विल क्लियर द एग्जामिनेशन, और डेफिनेटली एसएसबी भी क्लियर करोगे। इंपॉर्टेंट थिंग इज डेडिकेशन, आप कितना अपने गोल के लिए फोकस्ड हैं और कितना टाइम प्रीसियस है, मेंटेन कर रहे हैं, फालतू चीजों को वेस्ट नहीं करके पढ़ाई में फोकस कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। डेडिकेशन इज इंपॉर्टेंट। 3 महीने 4 महीने की जर्नी अभी बची हुई है, फोकस कर लो, 3-4 महीने की मेहनत है, आने वाले 30-40 साल बहुत सुनहरे आपके रहने वाले। मेहनत करोगे बढ़िया पाओगे, नहीं मेहनत करोगे तो कुछ नहीं पाओगे। मेहनत से ही सब कुछ अचीव किया जाता है, बिना मेहनत के आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। किस्मत हाँ फैक्टर होता है, बट किस्मत हमेशा साथ नहीं देती, मेहनत भी, क्योंकि किस्मत उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। अगर आप मेहनत नहीं करें तो किस्मत आपका साथ नहीं देगी, समझे। तो प्लीज फोकस, प्लान को फॉलो करो, मेहनत करो, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेक इट। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी, आई होप यू विल फॉलो इट एंड डेफिनेटली मेक इट। हेलो जय हिंद स्टूडेंट्स। तो चलिए अब बात करते हैं बायोलॉजी की हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर मैं वेटेज की बात करूं तो हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बायो के, और अगर एक बार भी आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो गया ना तो ये 10 से 15 क्वेश्चंस कहीं नहीं गए, ये सारे के सारे तुम सही करके आ सकते हो। देखते हैं हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये समझो कि भैया सिलेबस है ना, सिलेबस क्या है और उसमें कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो अगर पिछले 5 सालों की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, सबसे ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक्स। तो लेट्स अंडरस्टैंड पॉइंट नंबर 1, सेल चैप्टर, हमारा सबसे पहला चैप्टर। इसको मैं स्टार मार्क करती हूँ 1 2 3, सेल एंड सेल डिवीजन, वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल 3 से 4 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे ही जाते हैं और बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछे जाते। अगर ओवरऑल बायो की मैं बात करूँ तो क्वेश्चंस आपके पास में मॉडरेट लेवल के पूछे जाएंगे, ना बहुत ज्यादा आसान ना बहुत ज्यादा टफ। तो एक बार तो आपको पढ़ने की आवश्यकता है। और कंसेप्ट हमें कैसे क्लियर होंगे, जो मैंने माइंड मैप्स बनवाए हैं बस आपको उनको पढ़ना है। ज्यादा थ्योरी की तरफ जाओगे, ज्यादा रटने की तरफ जाओगे तो वो दिमाग में बहुत ज्यादा रिटेन नहीं रह पाएगा। तो इसलिए ध्यान देंगे कि जो मैंने माइंड मैप्स बनवाए हैं बस उन्हीं को तुम्हें पढ़ने की जरूरत है। इसके बाद में बात आ जाती है टिश्यूज टॉपिक की, एनिमल टिश्यूज एंड प्लांट टिश्यूज। तो इसको मैं सिंगल स्टार दूंगी, 1 या 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इसके बाद में बात आ जाती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियो, जिसके अंदर हम लोग डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। ये सारा आपके शरीर के बारे में ही है। तो एक बार अगर समझ लोगे तो बहुत आसानी से सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इसको मैं 3 स्टार्स दूंगी। यहां से क्वेश्चंस आते हैं।
ठीक है, और आसान ही आएंगे, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस यहाँ से नहीं आते हैं। इसके बाद में बात आ जाती है प्लांट फिजियोलॉजी की। प्लांट फिजियोलॉजी को भी मैं यहाँ पे 2 नंबर दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे प्लांट से रिलेटेड जो प्लांट टिश्यूज हो गए या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते जितने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से पूछ रहा है एग्जामिनर। पिछले 2-3 सालों से काफी क्वेश्चंस आए हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर से, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके बाद में बात आ जाती है एक ऐसा टॉपिक की जो पूरी दुनिया का फेवरेट बना हुआ है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। कोविड के बाद से काफी ज्यादा फोकस है सबका ही, तो एग्जामिनर का भी फोकस हो जाता है, तो इसीलिए मैं इसके ऊपर 4 स्टार्स लगाऊंगी बेटा, क्योंकि करंट अफेयर से ये रिलेट कर जाता है टॉपिक। जो भी ऐसी बीमारियां हैं जिनके ऊपर इंडिया बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है ना कि इनको हमें हटाना है या फिर इस साल तक हमें इसे हटाना है, उनके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, तो इसीलिए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि बीमारियां कितनी सारी हैं। अब कौन सी स्पेसिफिकली हमें बीमारियां पढ़नी है जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। अगर तुम 2025 के दोनों पेपर्स को उठाकर देखोगे तो वहां पे मलेरिया टीबी से क्वेश्चंस आए हैं, और हम जानते हैं कि मलेरिया और टीबी को इंडिया एक्टिवली इरेडिकेट करना चाहता है, तो करंट अफेयर से रिलेटेड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में बात आ जाती है डाइवर्सिटी की। डाइवर्सिटी को पढ़ने का बेटा सिर्फ एक ही तरीका है, जो कि है माइंड मैप्स। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक सिंगल स्टार लगा रही हूं, क्योंकि इससे बहुत आसान क्वेश्चन आएगा। अगर आएगा भी तो बहुत आसान क्वेश्चन आएगा। तुम पिछला पेपर उठाकर देखो, डाइवर्सिटी से क्वेश्चन आया लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन आया, तो तुम क्या करोगे, मैंने तुम लोगों को माइंड मैप के फॉर्म में पूरी डाइवर्सिटी पढ़ाई है, बस वही तुमको देखना है और ज्यादा डिटेलिंग में वहां पे जाने की आवश्यकता ही नहीं है तुम्हें। तो एक ये टॉपिक हो जाता है। और रिप्रो का मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से एक आध क्वेश्चन आएगा, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला जो रिप्रोडक्शन है वो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आखिरी में आ जाता है जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स से रिलेटेड मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ कि हमारी गुरु माता किताब कौन सी है, एनसीईआरटी। गवर्नमेंट एग्जाम है, गवर्नमेंट किताब जरूरी होती है, तो हमारे दिमाग में आता है कि कौन से क्लास के एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यूजुअली 9th-10th की एनसीईआरटी, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे 11th-12th की एनसीईआरटी टच होती है, तो क्या हमें अभी एनसीईआरटी उठानी पड़ेगी? नहीं, मेरे नोट सफिशियंट है। जेनेटिक्स में 11th-12th के थोड़े बहुत कंसेप्ट आ जाते हैं, लेकिन क्लास में जितना पढ़ाया गया है तुम्हारे लिए उतना सफिशियंट होगा। इसके ऊपर भी मैं एक सिंगल स्टार यहाँ पे लगा रही हूँ। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप ये डबल या ट्रिपल स्टार वाले सिर्फ टॉपिक्स को पढ़ेंगे, तो ऐसा मत करो। 100% पढ़ के जाओ, क्योंकि यूपीएससी है, हर साल कुछ ना कुछ बदलाव लेकर आ रहा है वो। और अगर एक बार भी तुमने बायो अच्छे से पढ़ ली ना, तो तुम उसके सारे क्वेश्चंस बहुत आराम से लगा सकते हो। इस चीज की मेरी गारंटी है। एक बार क्लास के नोट्स पढ़ लो, सारे क्वेश्चंस तुम्हारे हो जाएंगे। लेकिन ये जो मल्टीपल स्टार मार्क्ड पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा हम फोकस रखेंगे। यहाँ से अगर हल्का सा भी टफ क्वेश्चन आए तो वो भी हमसे बन जाए, क्योंकि इनका वेटेज अच्छा खासा है। ठीक है, तो पहला पॉइंटर तो हो गया हमारा सिलेबस से रिलेटेड। इसके बाद में अगला आ जाता है हाउ टू डू रिविजन। बायो का रिविजन कैसे करें। हम क्या करते हैं, हम नोट्स लेकर बैठ जाते हैं और हम रट्टू तोते की तरह ऐसे ऐसे रटते रहते हैं कि एक दिन में आज पूरी बायो हम रट डालेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, तुम 3 दिन बाद या फिर 4 दिन बाद उसको भूल जाओगे। दोबारा तुम्हें रिविजन करना पड़ेगा। अब इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, सिर्फ बायो का ही रिविजन करते रहोगे क्या। तो एक बात मेरी ध्यान में रखना, माइंड मैप्स बनाए हैं तुम लोगों ने, है ना, उनको सिर्फ आंखों के सामने से पलटना है रेगुलर इंटरवल्स पे। रटने नहीं बैठना, सिर्फ आंखों के सामने से पलटो। मैंने तुम्हें बोला था 4 कलर के पेन्स ले आना। ठीक है, अलग अलग कलर से तुमने नोट्स बनाए होंगे, माइंड मैप्स बनाए होंगे, बस उन्हें तुम्हें पलट के देखना है। ठीक है, जितनी बार पलट के देखोगे उतना ज्यादा तुम्हारे दिमाग में वो चीज स्टोर होती जाएगी। रिविजन में ज्यादा वक्त लगेगा नहीं। अगर तुम्हारे दिमाग में कभी आ रहा है किसी वीकेंड पे तुम लेकर बैठ गए, ठीक है, चलो वीकेंड्स है, वीकेंड्स का टाइम तुम्हारा बेस्ट होता है रिविजन करने के लिए, तो तुमने बोला कि हर संडे को हम 2 घंटे या फिर 1 या 1.5 घंटा भी चलो मानो तो तुम बायो को देना चाहते हो। ठीक है, तो संडे को वो 1.5 घंटे में तुम एक बार सारे नोट्स को अपनी आंखों के सामने से पलट कर देख लो। उतना काफी होगा रिविजन करने के लिए, उससे ज्यादा तुम्हें इसमें वक्त देना ही नहीं है। और जैसे जैसे तुम अलग अलग तुम्हारा टाइम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे तुम्हें रिवीजन में कम वक्त लगता जाएगा, क्योंकि तुम ऑलरेडी उस चीज को अपने दिमाग में उतार चुके होगे, तो इवेंचुअली तुम्हें कम टाइम लगेगा। तो दिस इज द परफेक्ट वे टू रिवाइज बायोलॉजी। सिर्फ आंखों के सामने से पन्नों को पलटना है, एक बार में सब कुछ रटने नहीं बैठना। दिस इज स्मार्ट तरीका।
ओके अगला आ जाता है क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस में ध्यान रखना बेटा, बिना क्वेश्चंस के ना कोई भी सब्जेक्ट अधूरा है, और यहाँ पे खासकर बायोलॉजी में आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना। ये समझ में आएगा यार कि एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है। जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है तुम्हें लेवल समझ में आएगा, तुम्हें मैक्सिमम वेटेज वाले टॉपिक समझ में आएंगे, और एडिशनली पीवाईक्यूज के साथ साथ में तुम्हें डेली प्रैक्टिस पेपर्स दिए जाते हैं, है ना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वहां पे तुम्हें मिल जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जब तुम लगाओगे तब तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन सा है, तुम्हारा वीक टॉपिक कौन सा है। अब इसके थ्रू तुम्हें ये पता चल जाएगा कि वीक टॉपिक कौन सा है, तो तुम उसको भी दोबारा से एक बार रिवाइज करके स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हो बहुत आराम से। ठीक है, यानी कि तुम्हारा बस ये एम रहना चाहिए कि कोई भी टॉपिक तुम्हारा वीक नहीं रहना चाहिए, उसी के ऊपर तुम ज्यादा फोकस करोगे रिविजन करते वक्त। बार बार स्ट्रॉन्ग टॉपिक का रिविजन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन से हमें ये पता चल जाएगा कि वीक टॉपिक्स कौन से हैं, उनके ऊपर दोबारा से काम करो, दोबारा से उनको रिवाइज करो, और आराम से तुम्हारे क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाएंगे। पता है, ये एक ऐसा टॉपिक है बायोलॉजी जिसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं तुम 100% सही कर कर आ सकते हो। इस रैट रेस से आगे निकलने का बेटा सिंपल सा यही तरीका है। ठीक है, कि दूसरों से हमें कुछ तो ज्यादा करना पड़ेगा। अगर दूसरे नहीं कर रहे हैं इस चीज को, तो तुम अगर इस चीज को कर रहे हो तुम दूसरों से आगे निकल जाओगे, क्योंकि ये सिर्फ हमारे स्कूल के एग्जाम जैसा नहीं है कि हमें सिर्फ परसेंटेज चाहिए। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हमें दूसरों से आगे निकलना है। तो इसीलिए हम अगर चाहें कि हम 60-70% सिलेबस पढ़ लें तो उतने में काम नहीं चलेगा। 100% पढ़ के जाओगे तब जाके 60-70% नंबर आएंगे तुम्हारे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आखिरी मैं तुम्हें 3 मास्टर पॉइंट्स बता रही हूँ कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किसी भी सब्जेक्ट में, खासकर बायोलॉजी में। इन पॉइंटर्स को याद रखना। सबसे पहला पॉइंटर यहाँ पे है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। जो हम नहीं करते हैं, पता है, जब तुम ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम असल में ऐसे क्वेश्चंस भी गलत कर रहे हो जो तुम्हें आता है। और आता हुआ क्वेश्चन गलत करना एक सिली मिस्टेक नहीं होती है, एक ब्लंडर मिस्टेक होती है बेटा। मिस्टेक तो फिर हम अफोर्ड नहीं कर सकते यार इस लेवल पे। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली कि इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है, एग्जैक्टली एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है, क्योंकि वो जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन क्यूरेट करेंगे जिसमें आप कुछ ना कुछ मिस कर जाएंगे, एंड वहां पे इतनी हड़बड़ाहट में, इतने डर में गलत करेंगे आप क्वेश्चन आराम से, और फिर दिक्कत वाली बात है बेटा। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली, उसके बाद रीड ऑल द ऑप्शंस केयरफुली। रीड ऑल द ऑप्शंस। हम क्या करते हैं, हम पहला ऑप्शन देखते हैं और हमें अगर वो सही लगता है हम उसको टिक कर देते हैं। अगर हम चौथे ऑप्शन तक नहीं गए, हो सकता है कि चौथे ऑप्शन में लिखा हो ऑल ऑफ द अबव, या फिर लिखा हो ए एंड बी बोथ, या फिर लिखा हो ए एंड सी बोथ, तो तुम तो फंस गए, क्योंकि तुमने तो सिर्फ ए को देखा और तुमने उसको टिक कर दिया। अब तुम सारे ऑप्शंस पढ़ने की आदत डालो, और ये कैसे आदत पड़ेगी, जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करोगे। ठीक है, ओके। तीसरा पॉइंटर यहाँ पे आ जाता है, एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना। सारे सब्जेक्ट्स में अप्लाई होता है बेटा ये मेथड, एलिमिनेशन मेथड। यानी कि जो ऑप्शन गलत लग रहा है पहले उसको तो हटा ही दो, एकदम हटा दो, तो तुम्हारे आंसर की सही होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एलिमिनेशन मेथड से हम सब लोग वाकिफ हैं, है ना। तो ये मेथड आप हर सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, खासकर बायोलॉजी में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमसे पूछा जाए हार्ट से रिलेटेड कुछ, और कोई ऑप्शन में किडनी या फिर लिवर से रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है, तो आप उसको पहले ही कट कर दो ना, तो तुम्हारे पास में सिर्फ 2 ऑप्शंस बचेंगे जिनमें से तुमको डिसाइड करना होगा। तो यानी कि 50% प्रोबेबिलिटी तुम्हारा आंसर सही होने की ज्यादा बढ़ गई है यहाँ पे। तो इसी हिसाब से तो ये 3 पॉइंटर्स को हम अच्छी तरह से याद रखेंगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। एंड एडिशनली जब भी आप अपने मॉक टेस्ट लगाएंगे तब एक चीज का ध्यान रखना, एनवायरनमेंट ऐसा रखना जैसा कि एग्जाम में होने वाला है, जिससे दिमाग ट्रेन हो जाए और दिमाग डरे ना। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक पढ़ते हैं हम लोग क्लास में, है ना। तो हम लोगों को इस प्रकार से अपना पूरा माहौल बनाना है मॉक टेस्ट देते वक्त कि कोई डिस्टर्ब ना करे, मम्मी पापा कोई भी कमरे में नहीं आए उस वक्त, कोई भी हमें बुलाए ना किसी काम के लिए, हम एक जगह बैठकर वो टेस्ट दें, बिल्कुल एग्जाम जैसे माहौल में। नहीं तो हम क्या करते हैं, चल रहा है टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है ठीक है, एनालिसिस भी नहीं करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है ये जानने के लिए कि कौन से टॉपिक्स वीक हैं। एंड फिर जब एग्जाम में जाते हैं तब एकदम से वो सन्नाटे वाला माहौल देखकर हम घबरा जाते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है एंड गलतियां कर बैठते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं। इतनी मेहनत इसीलिए की क्या,
तो जितनी मेहनत करिए उतने एग्जाम में याद रहे, तो दिमाग को पहले से ट्रेन करना जरूरी है बेटा। मॉक टेस्ट देते वक्त 2 चीजों का ध्यान रखना है, पहला एनवायरनमेंट एग्जाम जैसा बनाना है, दूसरा हर टेस्ट के बाद एनालिसिस करना मत भूलना, नहीं तो मॉक टेस्ट देना ही कोई फायदे का नहीं है। एनालिसिस करोगे, पता चलेगा किस टॉपिक पे अब काम करना है हमें, ठीक है। तो ये कुछ छोटी-छोटी सी ऐसी बातें हैं ना बेटा, जो तुम्हें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अभी अगर तुम चाहो यहाँ हाथ फेंका, वहाँ हाथ फेंका, हर डायरेक्शन में हम पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, गधा मजदूरी करने का कोई मतलब नहीं है। एक प्रॉपर डायरेक्शन में तैयारी करो। हर संडे 1 से 1.5 घंटा बायो के रिविजन को दो एंड यू विल बी सॉर्टेड। 10 से 15 क्वेश्चन जितने आते हैं, तुम सारे के सारे क्वेश्चंस बना के आओगे, रैट रेस में आगे निकल जाओगे एंड you will finally succeed। ठीक है, तो with this we are ending this video। आप अपना ध्यान रखें and as I always say, a healthy mind resides in a healthy body, so take care everyone। Signing off, bye bye, Jai Hind and Vande Mataram।